हर पेरेंट और हर टीचर को पॉक्सो एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, तो आप कुछ थोड़ा सा अवेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स को, हमारे लिसनर्स को कि मैं तो ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ पेरेंट्स या टीचर्स को ही पता होना चाहिए पॉक्सो एक्ट के बारे में, हर सिटीजन को पता होना चाहिए। बिल्कुल। पॉक्सो एक्ट मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। 2012 में ये एक्ट आया था। जी। छोटे बच्चे, सबसे पहला तो है कि ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब 18 साल से कम का बच्चा, चाहे वो लड़का है या लड़की है, दोनों को प्रोटेक्शन ग्रांट करता है। तो ये गुड टच, बैड टच और ये जो पर्सनल बाउंड्रीज होती हैं, ये बच्चों को हमें किस एज से सिखाना चाहिए, किस एज से बताना शुरू कर देना चाहिए? आजकल बच्चे ना 3 या 4 साल की उम्र से ही बच्चे समझने लगते हैं। तो 3 और 4 साल का बच्चा होता है, तो जैसे हम उनको सेफ्टी के बारे में बताते हैं, उन्हें हाइजीन के बारे में बताते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पर ही उसी एज में उनको बताया जाए कि आपके कौन से प्राइवेट पार्ट्स हैं। स्कूल की लीगल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है इसमें? देखो, स्कूल्स जो हैं वो सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं हैं। स्कूल्स में बच्चों को सेफ़ एनवायरनमेंट देना भी बहुत ज़रूरी है। अब हर स्कूल में चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक कंप्लेंट का मैकेनिज़्म होना चाहिए। जैसे अगर किसी बच्चे के साथ, छोटे बच्चे से कुछ भी गलत हो जाता है, तो उसको जा कर के अपने किसी टीचर या काउंसलर के बारे में पता होना चाहिए कि मैं बहुत ही खुलकर जाकर इनसे बात कर सकता हूँ। कानून सिर्फ पनिशमेंट के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए है। नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट 5 विद नेहा। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी लीगल एक्सपर्ट जिन्होंने लगभग 3 दशकों तक दिल्ली कोर्ट्स में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में काम किया है। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के रेप क्राइसिस सेल को करीब 9 साल तक लीड किया है और हज़ारों महिलाओं और बच्चों को कानूनी सहायता और इंसाफ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिटायरमेंट के बाद भी ये लीगल अवेयरनेस और एम्पावरमेंट के मिशन को लेक्चर्स और अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लीगल कनेक्ट विद नीलम के जरिए आगे बढ़ा रही हैं। चलिए स्वागत करते हैं एडवोकेट नीलम नारंग जी का। वेलकम मैम, वेलकम टू पॉडकास्ट फाइव विद नेहा। Thank you so much, Neha, for having me here. It's my pleasure to be here. Completely our honor, मैम। थैंक यू सो मच। मैम, आपने दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन में रेप क्राइसिस सेल को हैंडल किया है, हेड किया है इनफैक्ट। तो सबसे पहले हम यही पूछना चाहेंगे कि आपका जो कोई ऐसा केस है जो आपने किसी की हेल्प की और आपको इमेंस सेटिस्फैक्शन मिला हो वो करने से? नेहा, ऐसा है कि मेरा करियर तो एज सच थ्रू आउट एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैंने कोर्ट रूम्स में काम किया है अबाउट 30 ईयर्स। जी। उसी पीरियड के दौरान ही मैंने दिल्ली महिला आयोग, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन में भी कोई 9-10 साल काम किया है, जहाँ पर रेप क्राइसिस सेल हेड के तौर पर काम किया है। वहाँ पर मुझे ग्राउंड पे काम करने का एक्चुअली मौका मिला और वहाँ पर ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने हैंडल किए जहाँ पे लिटरली सेटिस्फेक्शन मिलता था। बट अब क्योंकि आप पूछ रही हैं, तो कोई एक केस, ऐसा केस जी 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 पर्टिकुलर जी, जिससे आपको लगा तो हो कि आपको मैं वही एक केस के बारे में बताती हूँ। एक्चुअली वहाँ पर क्या होता था कि हम लोग जो रेप सर्वाइवर्स थे, छोटे बच्चे भी और जो महिलाएं आती थी, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट थ्रू काउंसलर्स और लीगल सपोर्ट थ्रू लॉयर्स प्रोवाइड करते थे। तो हमारे पास सरकार की तरफ से एक पूरी टीम थी जिसमें 80 काउंसलर्स थे और मोर देन 80 लॉयर्स थे जो इनके केसेस को हैंडल कर रहे थे। तो एक केस मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। उसमें क्या हुआ कि एक लड़की जो 18-19 साल की लड़की थी, उसके साथ उसके बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव ने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफ़ेंस किया। लड़की इस ऑफ़ेंस के बाद इतने ट्रॉमा में चली गई, इतने डिप्रेशन में चली गई कि वो किसी से उसने बात करनी बंद कर दी। एक्चुअली क्या होता है कि इन केसेस में ना, मतलब लड़कियों को ये फीलिंग आने लगती है कि शायद गलत काम तो एक्यूज़ नहीं किया, लेकिन उनको ये लगता है कि शायद हमसे कुछ गलती हो गई, तो वो उस बारे में बात भी नहीं करना चाहती हैं। तो दिल्ली महिला आयोग में वो अपनी मदर के साथ मेरे पास आई, मुझसे मिली। तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल ना नज़र मिला कर के भी बात नहीं कर रही थी और उसकी मदर बहुत परेशान थी। मदर ने मुझे बताया कि वो बहुत अच्छी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, दूसरी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उन सब चीज़ों में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था और वो किसी से बात नहीं करती है। तो मैम ये मतलब उन्होंने अपनी मदर को बताई ये बात कि किसी क्लोज रिलेटिव ने उनके साथ सेक्सुअल हाँ जी, हाँ असॉल्ट जी। किया है? जी, जी। कि वो लड़की जो है जब वो अपनी मदर के साथ आई तो मदर बहुत परेशान थी। मदर ने कहा कि बच्ची पर इतना इम्पैक्ट पड़ा है इस इंसिडेंट का कि इसने बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ कर लिया है, बिल्कुल सोशल सर्कल से अपने आप को एकदम अलग कर लिया है। तो जब मैंने बात की तो लड़की मुझसे नज़र मिलाकर भी बात नहीं कर रही थी, बहुत ही कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। मैंने उसे समझाया, थोड़ा बहुत मैं जिस उसे बता सकती थी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। मैंने उसमें, क्योंकि हमारे पास एक पूरा सिस्टम डीसीडब्ल्यू में बहुत अच्छे से काम कर रहा था,
हमने उसकी एक बहुत ही एक्सपर्ट काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट के थ्रू हमने कुछ काउंसलिंग सेशंस दिलाए उसे, और फिर रेगुलर थेरेपीज़ दिलानी शुरू की। बीच-बीच में मैं उससे मिलती रहती थी क्योंकि इस केस को मैं ही क्लोज़ली मॉनिटर कर रही थी। तो जब मैंने उस लड़की में इम्प्रूवमेंट देखा तो हमने पूरी कोशिश की कि उसकी एक भी थेरेपी मिस ना हो, और 3-4 महीने के बाद उस लड़की में ऐसा कॉन्फिडेंस आया, उसने मुझे खुद आकर बोला कि मैम मैं ना नर्स बनना चाहती हूँ, मैंने कभी नर्स की इंटर्नशिप की है। तो हमने पता किया और उन दिनों बाई चांस फॉर्च्यूनेटली दिल्ली के ही किसी हॉस्पिटल में नर्सेस के लिए वैकेंसीज़ निकली हुई थी। उसने उसके लिए तैयारी की, मेरिट पर एग्ज़ाम पास किया, और फिर करने के बाद जब उसको अब क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ी देनी थी और मतलब वो फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ नहीं थे कि फ़ी दे पाएँ। तो उसके लिए हमारी सरकार की तरफ से विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम होती है, इन अच्छा। सर्वाइवर्स को रिहैबिलिटेट करने के लिए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो सरकार की तरफ से वो जितना भी अमाउंट था वो उसका रिलीज़ करा के और उसका एडमिशन कराया। आज की डेट में वो लड़की नर्स है और लोगों को हील कर रही है। तो अमेजिंग। ये मतलब ऐसे केसेस जहाँ पे लगता है कि हम किसी की हेल्प कर पाए तो वो बहुत अच्छा सैटिस्फैक्शन देते हैं। जी। जो घबराहट थी उस लड़की को इनिशियली, हुँ, जबकि उसकी मदर ने उनको सपोर्ट किया, जी। मदर साथ में आई थी, उनको सपोर्ट किया। तो ये जो सेक्सुअल असॉल्ट के जो विक्टिम्स होते हैं, ये इतना घबराते क्यों हैं अपने केसेस को रजिस्टर करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए? देखो इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जी। बहुत बार तो ये लगता है पेरेंट्स को भी ये लगता है कि ना बदनामी होगी हमारी। आई मीन हुँ। शर्म, सोशल स्टिग्मा, उन लोगों को लगता है कि बेटी की शादी नहीं होगी अगर हम मैटर रिपोर्ट कर देंगे, लोग क्या कहेंगे? तो इसलिए भी वो केस को हश अप करना चाहते हैं। कई लोगों को सिस्टम में थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता, उन्हें लगता है पुलिस और कोर्ट के केसेस में बहुत पैसा खर्च होगा कौन और इन हम चक्कर में जाएँगे फँसे? बहुत, हाँ, लंबा टाइम लगेगा, हुँ। तो हम रिपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ये बताना चाहूँगी लोगों को अवेयर करने के लिए कि रेप विक्टिम्स की आइडेंटिटी को, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे कोई महिला के साथ हुआ है, उनकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। अच्छा। उन्हें बिल्कुल भी मतलब पब्लिकली आप बता ही नहीं सकते, सिर्फ़ नाम या नहीं, ऐसी कोई भी डिटेल नहीं बताएँगे कि जिससे उनकी आइडेंटिटी डाइवल्ज हो। और हुँ। अगर ऐसा कोई करता है, तो ये भी एक क्रिमिनल ऑफ़ेंस है। अगर किसी ने उसके बारे में किसी को बताया कि ये रेप विक्टिम है पब्लिकली, तो उसके हुँ। खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर हो सकते हैं। तो लोगों को ये पता होना चाहिए। दूसरा मैं उन बिल्कुल। पेरेंट्स को उनको बताऊँगी कि अगर ऐसा कोई भी मैटर है तो उसे प्लीज़ रिपोर्ट करें। अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब एक्यूज़ तो आज यहाँ पर इसने किसी के साथ, ये 10 और लोगों के साथ साथ भी करेगा। करेंगे, बिल्कुल। अगर बच्चा 18 साल से कम का है और जी। उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो जाता है, अगर पेरेंट्स इस चीज़ को छिपाएँगे तो पेरेंट्स के अगेंस्ट भी केस रजिस्टर हो सकता है। तो ये हुँ। बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता भी नहीं है और फिर कुछ डर से भी नहीं करते हैं। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि ऐसे केसेस में सबसे पहले रिपोर्टिंग होनी चाहिए और बिल्कुल इस ट्रस्ट रिपोर्टिंग के होनी साथ चाहिए। होनी चाहिए कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो एकदम कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी बिल्कुल, बिल्कुल। और उनको ये बदनामी और शादी नहीं होगी, इन सब चीज़ों का नहीं सोचना है। बिल्कुल, इवन जो कोर्ट्स में भी जब केसेस आते हैं ट्रायल के जी। दौरान, तो वहाँ पर भी आप लोग मेरे ख्याल से मूवीज़ में देखते होंगे कि कोर्ट रूम बहुत ही पैक्ड कोर्ट रूम है, जी। 10 लोगों के सामने उनकी स्टेटमेंट, पर एक्चुअली ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं। इनकी इनकी जो प्रोसीडिंग्स हुँ। हैं, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स कहलाती हैं, मीन्स कि प्राइवेट प्रोसीडिंग्स होती हैं। जी। तो सिर्फ़ उस केस से जो रिलेटेड लोग होंगे ना, एक्यूज़्ड, उनके जो डिफेंस हुँ, काउंसिल हैं, पब्लिक हुँ। प्रोसिक्यूटर और जो कोर्ट में जज डिसाइड करेंगे, वो लोग होते हैं। बाकी जो उस केस से कनेक्टेड हैं, उन सबको बाहर कर दिया जाता है। जी। तो बिल्कुल एक क्लोज़्ड रूम में इनकी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट होती हैं। तो मैम ये तो हमने बात की जैसे सेक्सुअल असॉल्ट की जो जैसे बड़े किसी गर्ल के जैसे अडल्ट के अगर हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरा बार-बार जो ध्यान जाता है वो बच्चों पे चला जाता है तो हुँ, हुँ, मेरा हुँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर होगा कि पेरेंट्स और टीचर्स को चाइल्ड अब्यूज़ का मतलब कैसे उनको पता चले कि ये बच्चा चाइल्ड अब्यूज़ से गुज़र रहा है? मतलब कैसे वो अवेयर हो जाएँ इस चीज़ के कि कई बार बच्चे तो नहीं बता पाते हैं। हम लोग जी, उनको जी। अवेयर तो करते हैं गुड टच, बैड टच से। हुँ। पर उतना कई बच्चे अभी मतलब बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कई बार हेज़िटेट करते हैं, कई बार ओपनली भी बता देते हैं। तो जो बच्चे हेज़िटेट करते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, जो समझा नहीं पाते और मतलब वो चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर टीचर्स और पेरेंट्स के लिए क्या आपकी गाइडलाइंस रहेंगी? देखो इसमें ना
सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि बच्चों को एक्चुअली क्या होता है कि उन्हें लगता है कि अगर कुछ किसी ने कुछ उनके साथ गलत किया, बिकॉज ऑफ द टेंडर एज वो बेचारे ना समझ भी नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं आता, बट वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो अगर उनको ये लगता है, अगर मतलब पेरेंट्स और टीचर्स को लगे कि बच्चे के सडन बिहेवियर में कुछ चेंज आया है, जी जी या फिर अगर उनको लगता है कि बच्चा जैसे रात को सोने में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा डिप्रेशन में चला गया, जैसे स्कूल में पढ़ता है तो टीचर को लग रहा है कि ये तो इतना अच्छा था पढ़ने में स्टूडेंट, और अब एकदम क्या हो गया, उसकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन क्यों हो रही है। जी जी और बच्चा बहुत फ्रेंडली था, दूसरे फ्रेंड्स के साथ हम्म, खेलना कूदना उन सब चीज़ों में अलग, वो बड़ा अलूफ सा बैठ गया। तो जी ये सारे वार्निंग साइंस है कि बच्चे से बहुत फ्रेंडली होकर के पता करें कि ऐसा क्या इशू है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिसने उसके साथ गलत काम, उस बच्चा उससे मिलने से कतराएगा, डरेगा। तो ये मिलना हम नहीं पेरेंट्स चाहेगा। को, टीचर्स को, हाँ, ये हमें मतलब दीज आर द वार्निंग साइंस जिससे हम जज कर सकते हैं कि कुछ इश्यूज हैं। बच्चे के साथ बहुत ही फ्रेंडली होकर के और उससे ओपन कम्युनिकेशन करें, जिससे समझ आए कि कुछ अगर ऐसा इशू है तो उसको फिर हम आगे टेकअप कर पाएँ। जी हर पेरेंट और हर टीचर को पॉक्सो एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, तो आप कुछ थोड़ा सा अवेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स को, हमारे लिसनर्स को कि पॉक्सो एक्ट क्या है? POCSO पॉक्सो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है नेहा। अ, मतलब मैं तो ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ पेरेंट्स या टीचर्स को ही पता होना चाहिए पॉक्सो एक्ट के बारे में, हर सिटीज़न को पता होना चाहिए। बिल्कुल। पॉक्सो एक्ट मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। 2012 में ये एक्ट आया था। जी छोटे बच्चे, सबसे पहला तो है कि ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब 18 साल से कम का बच्चा, चाहे वो लड़का है या लड़की है, दोनों को प्रोटेक्शन ग्रांट करता है। दूसरा ये है कि अगर किसी ने भी, चाहे पेरेंट्स ने या स्कूल के टीचर को भी आकर एक बच्चे ने बता दिया कि मेरे साथ ये सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि इमीडिएटली पुलिस को रिपोर्ट करें, उस चीज़ अच्छा। को हाइड ना करें। तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर वो हाइड करेगी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर वो जी हाइड करेंगी, नहीं पुलिस को उनको भी रिपोर्ट पकड़ करेंगी, तो सकते उनके हैं। ऊपर केस रजिस्टर हो जाएगा। द सेक्शन 21 पॉक्सो एक्ट में वो पनिशेबल है। तीसरा ये है कि ना, सब लोगों को पता होना चाहिए कि अगर बच्चे के साथ कुछ हो गया तो आप रिपोर्ट करेंगे तो बच्चे की जो आइडेंटिटी है बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। इवन जो कोर्ट्स में भी इनका जो ट्रायल होता है वो भी बहुत चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स बनाई गई हैं। अच्छा, और इन्वेस्टिगेशन और जो ट्रायल है वो भी टाइम बाउंड है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। इन केसेस को हैंडल करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं, जिन्हें हम पॉक्सो के कोर्ट्स कहते हैं। स्पेशल जी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं वो। तो ये सब बातें अगर पता होंगी तो मेरे ख्याल से लोगों को पता होगा, तो वो बहुत ही अच्छे से इसको जान पाएंगे और इसका यूज़ कर पाएंगे। तो बिल्कुल। इसलिए रिपोर्टिंग बिल्कुल भी, अगर कुछ हुआ है तो उसे रोके नहीं, प्लीज़ पुलिस को रिपोर्ट करें। और दूसरा ये है कि इनके लिए जो रिपोर्टिंग है, अगर बच्चे के साथ कुछ हुआ तो 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन है। 109 1098। 8 हाँ जी, 1098। आप वहाँ पे भी फ़ोन कर सकते हैं, नहीं तो पुलिस की तो आपको सभी को पता है, 112 नंबर है। और ये दोनों की दोनों जो हैं 24/7 इमरजेंसी लाइन, इमरजेंसी सर्विसेज हैं। तो आप कहीं भी फ़ोन करके इमीडिएटली हेल्प ले सकते हैं। जी, ये अवेयरनेस पेरेंट्स को होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने तो बोला हर सिटीज़न को हर ये सिटीज़न अवेयरनेस को होना होना, ज़रूरी बिल्कुल, है। बिल्कुल। अगर आपके आस-पास भी कुछ आप ऐसे कुछ होते हुए देखते हैं तो आप जी, ज़रूर रिपोर्ट जी, करें। अगर आप कहीं रास्ते में, आप भी अगर कहीं जा रहे हैं और जी। आप ये देख रहे हैं कि एक लड़की छोटी है, बच्ची उसका, को हाँ, कोई बच्ची का कोई पीछा ही कर रहे हैं 4-5 लोग, जी। तो अगर आपको यही लग रहा है और अभी तक उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ नहीं, बट अगर आपको थोड़ा-सा डाउट भी है कि इसके साथ कुछ हो जाएगा, इवन देन यू आर इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस। ओके। क्योंकि एक्ट ये कहता है कि अगर किसी बच्चे के साथ ऑफेंस हो गया या फिर दिस इज होने वाला लाइकली है। टू बी कमिटेड, देन यू आर अंडर ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस। ओके। जिससे, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए है, बच्चे को जी, प्रोटेक्शन तभी मिलेगी जी। अगर आप एकदम से विजिलेंट होंगे और उसकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम ऐसा कुछ होता है कि मतलब कौन वो ऑफ़ेंस कर रहा है, कोई उसका एज लिमिट है? लाइक नहीं, देखिए, ऑफेंस करने वाले का तो कोई एज लिमिट नहीं है। अगर कोई 18 साल से कम का कम का है है। तो वो फिर जुवेनाइल कहेगा, उसकी बस थोड़ा सा पनिशमेंट इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं होती। उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाता है और वहाँ जी। पर उसकी इंक्वायरी, जो जिसे हम ट्रायल कहते हैं, पर रिपोर्टिंग वो भी होनी चाहिए। सभी की होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, रिपोर्टिंग सभी की होनी चाहिए। जी। मैम जैसे आजकल तो स्कूल में हम लोग बच्चों को सिखाते हैं गुड टच, बैड टच। तो ये गुड टच, बैड टच और ये जो पर्सनल बाउंड्रीज़ होती हैं, ये बच्चों को हमें किस एज से सिखाना चाहिए, किस एज से बताना शुरू कर देना चाहिए?
देखो, ऐसे ऐसा कोई स्पेसिफाइड एज तो हम नहीं वो कर सकते, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगता है कि आजकल बच्चे ना 3 या 4 साल की उम्र से ही बच्चे समझने लगते हैं। तो 3 और 4 साल का बच्चा होता है, तो जैसे हम उनको सेफ्टी के बारे में बताते हैं, उन्हें हाइजीन के बारे में बताते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पर ही उसी एज में उनको बताया जाए कि आपके कौन से प्राइवेट पार्ट्स हैं, कहाँ पर अगर कोई भी अगर आपको वहाँ पर टच करता है और आपको बहुत गंदा फील होता है, अनकंफर्टेबल लगता है, तो आप इमीडिएटली बीइंग मदर अगर आप हैं तो मुझे बताओ। तो बच्चे का एक वो कॉन्फिडेंस भी आपको लेना है, बच्चे का ट्रस्ट भी, कि भी अगर मैं कुछ ऐसा हुआ है मुझे गंदा, तो मैं अपनी मम्मी को, अपने टीचर को, किसी को बता सकता हूँ। तो एक और तो वो वो एज है, सुनेंगे वो सुनेंगे सुनेंगे विद बिल्कुल। ओपन माइंड। जी जी जी, वो रखना बहुत ज़रूरी है। जी। तो एक तो उससे बच्चे में बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, तो बच्चा इन चीज़ों को छिपाएगा नहीं है, जिससे हम एटलीस्ट आगे ऐसा कोई ऑफेंस ना हो, उससे प्रिवेंशन मिल जाएगी अगर बिल्कुल। उसको कहीं भी शुरू में कुछ गलत लग रहा है। तो एक एक तो मैं ये समझती हूँ, मैं यहाँ पर ना आपको एक रियल केस के बारे में बताना चाहूँगी। जी प्लीज। ये केस मैं आपको बता रही हूँ, जब पॉक्सो एक्ट आया नहीं था, पॉक्सो एक्ट आया था 2012 में। उससे पहले एक प्ले स्कूल था, वहाँ पर एक टैक्स कैब में ना कुछ 5 या 6 बच्चों को लेकर एक ड्राइवर स्कूल लेकर जाता था। उनमें से छोटी सी बच्ची जो 3 या 4 साल की होगी, अब स्कूल जाना शुरू किया, घर आई तो 2 4 5 दिन के बाद बच्ची एकदम से गुम हो गई, उसने बात करनी बंद कर दी। अब उसकी मदर छोटे बच्चे से कैसे एक्सट्रैक्ट कर जाएं, उसकी मदर ने बड़ी कोशिश की पता करने की, बच्ची ने कहा मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे टैक्सी में नहीं जाना। तो मदर को थोड़ा डाउट हुआ, मदर बहुत प्रोएक्टिव थी, समझदार थी, तो उन्होंने फटाफट उस स्कूल में जितने, उस टैक्सी में जितने भी बच्चे जाते थे उनसे उनको कांटेक्ट किया। तो पता ये चला कि ये जो छोटी बच्ची थी, इसको सबसे लास्ट में ही ड्रॉप किया जाता था, तो इसलिए वो बच्चे कुछ नहीं बता पाए। बस उन्होंने ये बताया कि जो कैब ड्राइवर है वो अपने साथ ही इस बच्ची को बिठाते हैं, तो आगे ही बैठती है उनके साथ, बाकी बच्चों ने कुछ नहीं बताया। फिर थोड़ा-सा जब पता करने की कोशिश की, बच्ची ने मदर के साथ बहुत ही ओपनली बात की, तो बच्ची ने बताया कि वो जो अंकल हैं ना, टैक्सी जो चलाते हैं, वो मुझे कहीं गलत-गलत जगह मेरे को टच करते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो वो अपनी लैंग्वेज में जैसे भी बता पाई, तो क्योंकि मदर बहुत फ्रेंडली थी, बहुत अच्छे से समझदारी से वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करा पाई। अब बच्चों को ये लगता है, वो समझ नहीं पाते कि हमें रिपोर्ट करना, उनको क्या पता, अभी तो बहुत ही छोटी उम्र के बच्चे हैं। 3 4 साल की बच्ची थी वो। बिल्कुल। तो फिर वो मदर ने स्कूल पे रिपोर्ट किया, वहाँ से मैटर पुलिस के पास गया, उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई, और जो स्कूल से हैं तो ऑब्वियसली वो जो कैब ड्राइवर था उनका, वो सारा का सारा सस्पेंड कर दिया उनका। तो ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी हैं। जी। और कनेक्शन, कम्युनिकेशन अपने बच्चे के साथ होना, चाहे आप मदर हैं चाहे टीचर हैं, ये कितना ज़रूरी हो गया आजकल के टाइम पे बच्चों के साथ एक कनेक्ट बिल्ड करना। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, ये ओपन कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल, ताकि एटलीस्ट वो आप पे ट्रस्ट करके आपको आके बता अपने मन पाएँ। की बात जी। बता पाएँ। क्योंकि जब बच्चों के साथ ऐसा होता है ना, तो उनको सबसे पहले उन्हें ये नहीं समझ आता कि दूसरे ने कुछ गलत काम किया, उन्हें लगता है कि शायद मैं बताऊँगा तो मेरी डाँट ना पड़े। तो उस डर से बच्चे अपने आप में ही अंदर घुटते रहते जी। हैं। अब कई उनकी चीज़ों में, कई सिर्फ़ चीज़, इन बातों में नहीं, कई बहुत चीज़ों में सारे, वो यही सोचते हैं कि हमसे शायद कोई गलती हो गई है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। हमने शायद कुछ गलत कर दिया, अगर हम बताएँगे तो हमें डाँट हमें पड़ेगी। डाँट पड़ेगी। तो इसीलिए पेरेंट्स को, टीचर्स को बहुत ही ओपन होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का ये ट्रस्ट जो है उसको विन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है कि देखो, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी, अगर तुमसे कुछ गलत भी हो जाता है तो मुझे आकर ज़रूर बताओ। जी। ठीक है? वो बहुत ज़रूरी है। तो मैम, स्कूल की लीगल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है इसमें? बच्चों के केसेस में जी। आप पूछ रहे हैं। अ, देखो, स्कूल्स जो हैं वो सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं हैं। स्कूल्स में बच्चों को सेफ़ एनवायरनमेंट देना भी बहुत ज़रूरी है। अब हर स्कूल में चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ होना बहुत ज़रूरी है, एक कंप्लेंट का मैकेनिज़्म होना चाहिए। जैसे अगर किसी बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो जाता है, तो उसको उसको जा कर के अपने किसी टीचर या काउंसलर के बारे में पता होना चाहिए कि मैं बहुत ही खुलकर जाकर इनसे बात कर सकता हूँ। दूसरा, स्कूल वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि लीगल अवेयरनेस के रेगुलर सेशंस करें। सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं, बच्चे हो गए, स्कूल के टीचर्स हो गए, सपोर्टिव स्टाफ हो गया। इवन मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि बच्चों के पेरेंट्स को भी बुला करके और वहाँ पर ओरिएंटेशन किया जाए। कराएँ। क्योंकि और अब तो जैसे दिल्ली में तो बहुत डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के थ्रू ये रेगुलर सेशंस हर स्कूल्स में हो रहे हैं, उनका मैंडेट भी है।
इवन मैं भी कई बार गई हूँ वहाँ पर एज अ रिसोर्स पर्सन, मुझे भी बुलाया गया है। जी। तो आई थिंक कुछ जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि स्कूल ने एक बार करा दिया, फिर उसके बाद बहुत बड़ा गैप दे देते हैं, फिर 4-5-6 महीने कुछ नहीं, फिर कराते हैं। वो नहीं, आई थिंक एक बहुत ही ना अच्छे से एक शेड्यूल बनाया जाए कि रेगुलर रेगुलर में। बेसिस पे। यस यस, क्योंकि स्टाफ चेंज होता रहता है, और जी। फिर किसी भी चीज़ को आप बार बार अगर बताएंगे ना उन्हीं बच्चों को ही चाहे, तो उन लोगों को समझ भी आएगा। जी। तो वो बहुत ज़रूरी है, तो जो मैं हाउ ऑफन समझती हूँ। दिस वर्कशॉप शुड बी हेल्ड मैम, व्हाट एज पर योर? मुझे तो लगता है कि मंथली बेसिस पर हर स्कूल में होनी चाहिए। अच्छा। मतलब ये नहीं कि आज हमने कर लिया उसके बाद हम क्वार्टरली कराएंगे या हम्म। 6 मंथ्स बाद कराएंगे। तो मुझे लगता है जितना बच्चे बार बार उसको सुनेंगे, उनमें अवेयरनेस क्रिएट होगी, उनके पेरेंट्स को समझ आएगा, स्कूल वालों को हो समझ सकता है आएगा, कि अगर सेंसिटिविटी भी जी बहुत बहुत बढ़ती है। तो ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स भी होने चाहिए। जी, हो सकता है एक बार बच्चा घर जाके ना बताए, एक बार सुना, पर अगर वो 2-3 बार सुनेगा तो कभी ना कभी जाकर तो वो घर में बिल्कुल, मैं ज़रूर आपको बताएगा। आपको इसी पर एक बताती हूँ, जो मैंने एक केस हैंडल किया था। जी। उसमें क्या हुआ कि बच्चा जो है ना, उसने उसके साथ स्कूल में ही कोई एक स्टाफ वाला उसके उसके ओहो! साथ कुछ, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी, बट उसके साथ कुछ असॉल्ट। कुछ गलत-गलत, जो बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करता था। बच्चे ने कोशिश की अपनी मदर को बताने की, लेकिन जैसे होता है ना, मदर अपने काम में बिज़ी थी या कुछ, अनसुनी कर दी, नहीं ध्यान दिया। जी। बच्चे को पता नहीं क्या, वहाँ पर एक टीचर थी जिससे बच्चा बहुत अटैच था। उसने जा कर के फिर मतलब लड़की थी, तो उसने जा कर के अपने उस टीचर को बताया कि मेरे साथ ये ऐसा-ऐसा करता है। टीचर ने प्रिंसिपल को रिपोर्ट किया। अब और वो स्कूल का टीचर था जो करता था। अब प्रिंसिपल ने बिल्कुल भी, देखिए स्कूल्स में मेरा ये भी एक्सपीरियंस रहा है कि उनको लगता है कि चीज़ें मीडिया में आ जाएँगी, हमारे हमारे स्कूल का स्कूल की नाम खराब बदनामी होगा। होगी। हाँ, तो वो मैटर को हश अप करने दबाने की की। कोशिश करते हैं। लेकिन उस स्कूल के प्रिंसिपल ने मैटर खुद, शी वाज़ द कंप्लेनेंट, और प्रिंसिपल ने खुद पुलिस को अपनी हैंडराइटिंग में कंप्लेंट बना कर के भेजी। वो केस हमने हैंडल किया था, और उसमें प्रिंसिपल कंप्लेनेंट थी, जो कोर्ट में एज अ विटनेस बनकर भी आई। तो हमें मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी उन प्रिंसिपल का काम, कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उस टाइम आप अपनी सिर्फ ड्यूटी देखें। ये नहीं सोचें मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे या कुछ होगा, लेकिन वो उस बच्ची को जस्टिस दिला पाई। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एज अ मॉरल बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो बहुत ज़रूरी है। हमें। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मॉरल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। जी। जी जी। जी। और एक चीज़ और है जो हमारे जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी बच्चों पे बहुत असर करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी। है ना? और आजकल बहुत ज़्यादा मुझसे नेहा ये क्वेश्चंस पूछ रही हैं ना, तो जैसे आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो मुझे एकदम से अपने रियल लाइफ के केसेस सारे याद आने स्टार्ट इंसिडेंसेस हो याद गए। आ रहे हैं। जैसे अब इट्स आपने मुझे यही अमेजिंग। पूछा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पर ही। जी। होता क्या है कि जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा होता है और उनकी आपस में अनबन होती है, तो वो क्या करते हैं कि बच्चे के सामने ही फाइट करना शुरू कर देते हैं। बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बहुत बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए, हस्बैंड और वाइफ तो ठीक है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम एक साथ नहीं रहेंगे, लेकिन बच्चा तो हकदार है ना माँ बाप दोनों का प्यार लेने के लिए। बिल्कुल। तो उसके ऊपर क्यों आप ऐसे अत्याचार कर रहे हो? मैं आपको एक अभी ये तो कुछ मतलब लास्ट मंथ का ही है कि मेरे पास एक हस्बैंड है, मतलब लड़के बच्चे के फादर। उन्होंने मुझे बताया, वो बहुत परेशान थे। उन्होंने मुझे ये कहा कि 3 साल पहले, मतलब कह रहे हैं मेरे और मेरी वाइफ के बीच में बहुत ही छोटे-छोटे डिस्प्यूट्स थे। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी-बड़ी हम्म, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। आजकल छोटे-छोटे इश्यूज़ को लेकर के भी वो इतनी बड़े हो बड़ी-बड़ी जा रहे प्रॉब्लम हैं, बना दी जाती हैं, और वो या वो लीगल छोटे ट्रबल प्रॉब्लम्स में ही सेपरेट होने का डिसीजन ले ले लेते लेते हैं। हैं। आजकल बहुत मैंने केसेस इतना देखे हैं। पेशेंस और इतना जी, जी, बिल्कुल, सब्र पेशेंस की नहीं। कमी है। हाँ, हाँ, ईगो क्लैश होता है, क्लैशेस हैं। कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा रहता है कि वो नहीं कर बिल्कुल। पाते। जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि 3 साल पहले वाइफ़ जो है, मतलब अपने बेटे, उसका एक बेटा है, कहते उसको लेकर के चली गई। आज की डेट में वो बेटा 7 साल का है। तो वो इस बात को लेकर कहते बच्चा मुझसे बहुत ही ज़्यादा अटैच था। 3 साल पहले चली गई। ये बच्चे से स्कूल में मिलने के लिए जाते थे फादर, स्कूल वाले मिलने देते थे, और मदर भी इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्ट नहीं करती थी, क्योंकि अभी उन्होंने कोई केसेस नहीं डाले हुए, ना तो उन्होंने डिवोर्स का केस फाइल किया और जी। ना ही कोई और केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन नहीं। और पिछले 5-6 महीने से पता नहीं क्या इश्यू आया कि ये स्कूल में गए और मदर ने कहा कि तुम, और बीच-बीच में क्या होता था कि बच्चा इतना अटैच था, कहता पापा आपके साथ मुझे रहना है। तो 2-2 3-3 दिन बच्चा फादर के फादर पास के चला साथ जाता था चले और फिर मदर के पास चला जाता था। 5-6 महीने पहले ही वो उन्होंने मुझे बताया कि मदर को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई। उसने कहा कि बिल्कुल तुम ना मिलोगे और ना ही इसको लेकर जाओगे।
इस बात में उनके काफ़ी आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई, वहीं स्कूल में ही था। तो उधर से मदर ने क्या किया कि पुलिस को फ़ोन कर दिया, ठीक है, 112 नंबर पर। बच्चा ये सब कुछ देख रहा है, बच्चे के सामने हो रहा है। अब बच्चे को मतलब क्योंकि जब आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं तो ठीक है, तुम ऐसा करके दिखाओ, मैं पुलिस को बुलाती हूँ, अभी तुम्हें जेल हो जाएगी। बच्चा ये सब कुछ सुन रहा है। जैसे पुलिस आई तो बच्चे पे इतना इम्पैक्ट था कि बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बच्चे ने पुलिस वालों को कहा कि आप मेरे पापा को जेल में मत डालो, मैं अपने पापा से बिल्कुल नहीं मिलूँगा, मैं मम्मा के साथ रहूँगा, तो आप प्लीज़ कुछ मत करो। तो जब मुझे उन्होंने इमोशनल होकर बताया तो बहुत ही दुःख हुआ कि अब देखिए छोटे बच्चे की लाइफ पर कितना इम्पैक्ट कर रहे हो। बिल्कुल। बच्चे के लिए कितना मुश्किल है। प्रॉब्लम मदर को तो लगा होगा कि अब क्योंकि बच्चा ग्रोइंग था, हाँ, तो अब इस बात फादर से से फादर बहुत परेशान थे कि मैम अब मुझे हम्म। बताइए कि मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं कैसे बच्चे से मिल सकता हूँ, क्योंकि अब 6 महीने से मैंने अपने बच्चे को देखा भी नहीं और मुझे मालूम है कि बच्चा मुझसे मिलना चाहता है। फिर जो भी उनके लिए लीगल रेमेडीज़ हैं वो हमने सजेस्ट की। तो ये मेरे ख्याल से बच्चे के सामने तो बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी चाहिए, मैं ये समझती हूँ। और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो बच्चे के सामने एज अ पेरेंट आपको दूसरे पेरेंट के लिए, मेरे ख्याल से वो हमेशा बना के रखनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ठीक आप कह रहे हैं सिर्फ आप। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि अगर आपका बच्चा है तो आप बिल्कुल सेपरेशन के बारे में सोच ही नहीं सकते, आप घुटते रहें उस रिश्ते में जिस रिश्ते में मतलब आपको कोई अफेक्शन नहीं है या कुछ, हाँ, कि बच्चा है बच्चे पहले ज़माने में ये होता था कि बच्चे के लिए सहते रहते थे लोग कि हाँ, हमारे एडजस्ट बच्चे करते हैं, थे, एडजस्ट बिल्कुल, करते थे एडजस्ट करते थे। कि नहीं थोड़ा-सा फिर बड़ों का भी डर होता था, हाँ जॉइंट जी फैमिली सिस्टम था, तो वो बिल्कुल करते थे। वो तो हम भी कहते हैं, देखिए पहली कोशिश तो ये करें, अगर छोटे-छोटे इश्यूज़ हैं, तो जी किसी तरीके से मीडिएशन और कंसिलिएशन से आपस में सेटलमेंट सेटल कर हो लें। जाएं जी। लेकिन अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप इतने टॉक्सिक हो गए हैं, इतने अब्यूज़िव हो गए हैं कि कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं एक साथ रहने की, जी तो फिर बेटर है कि आप लोग अलग हो जाएँ। और अलग होने के भी बहुत तरीके हैं। जी हमारे लॉ में वही ये ज़रूरी नहीं है कि आप अलग होने के लिए एक-दूसरे के खिलाफ एलिगेशंस लगाएँ। हम्म। डिवोर्स का केस डालने के लिए भी हमें लॉ ने दिया हुआ है कि आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स डालें। बहुत ईज़ी वे है, सेटल करो मैटर, कोर्ट में आओ और और एक-दूसरे से बच्चे के अलग हो सामने जाओ। ज़रूर दूसरे पेरेंट का रिस्पेक्ट बना के बहुत रखना ज़रूरी है, चाहिए था। बहुत ज़रूरी है। और बड़े लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ़ अब जैसे मदर है तो वो फादर के अगेंस्ट करने के लिए फादर की मुझे लगता है बुराई करना शुरू मदर्स कर देती जनरली हैं। थोड़ा इनसिक्योर हो जाती हैं जब बच्चा फादर के क्लोज जाने लगता है, या जी, तो हो बीइंग सकता अ है। मदर या बीइंग अ फादर, मतलब वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो जब वो इनसिक्योरिटी आ जाती है कि हमारा बच्चा हमसे छीन ना ले वो, तो फिर हम उनके बारे में बुराइयां करना शुरू कर देते हैं नहीं, कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक जी बात है। लेकिन यहाँ पर मदर को फिर मैच्योर वे में सोचना चाहिए, अपना जी ना सोच करके बच्चे बच्चे के के बारे में इंटरेस्ट सोचना सोचें। चाहिए। इवन अब कोर्ट्स भी होती हैं ना, तो वो बच्चे का इंटरेस्ट देखती हैं। जी कोर्ट्स का भी यही होता है, अगर आप कस्टडी के केसेस देखेंगे। एग्जैक्टली मैम, चाइल्ड कस्टडी के बारे में भी बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, और जनरली बोला जाता है कि मदर की तरफ ही जो लॉ है वो मतलब जस्टिस देता है, मतलब उन्हीं के फेवर में देता है, जो पता नहीं किस हद तक सही है। पर आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे मैम, चाइल्ड कस्टडी को लेकर? जी। देखो नेहा, ऐसा है कि चाइल्ड कस्टडी का जो हमारा कानून है ना, वो तो ये कहता है कि अगर बच्चा 5 साल से छोटा है, तो मदर क्योंकि नेचुरल गार्जियन है, तो नॉर्मली मदर के पास कस्टडी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे की 5 साल से छोटे बच्चे की बड़ी कांस्टेंट केयर करनी पड़ती है, फिजिकल केयर, बिल्कुल इमोशनल केयर, जो मदर बहुत अच्छे से कर सकती है। ये तो हमारा लॉ कहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हर केस के अपने अलग फैक्ट्स होते हैं। ये नहीं है कि अगर छोटा बच्चा तो उसकी कस्टडी फादर को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर मुझे एक अभी मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने इस पॉइंट पर एक वीडियो भी बनाई है, जो आप अगर देखना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट करके देख लीगल भी कनेक्ट। लीगल कनेक्ट विद नीलम। जी जी। इसमें क्या हुआ कि मेरे ख्याल से आप भी सुनेंगे तो काफ़ी इमोशनल हो जाएंगी। इस केस में क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। बच्चा सिर्फ 16 महीने का था। उन दोनों ने सेपरेट होने का डिसाइड कर लिया कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते। उन दोनों ने एक एग्रीमेंट बना लिया, उस एग्रीमेंट में ये लिख दिया कि जो बच्चा है ये फादर के पास रहेगा। 16 महीने के बच्चे को उस एग्रीमेंट के हिसाब से जो मदर है वो फादर को हैंड ओवर करके चली गई। अब बच्चा सिर्फ 16 महीने का था। अब जब वहाँ 1 डेढ़ साल के बाद उसने पता नहीं रियलाइज़ किया या उसे किसी ने सजेस्ट किया कि तुम अपने बच्चे को क्यों छोड़ आई, वो तो फिर तुम्हारे पास होना चाहिए था, वो तो 5 साल से कम है। तो उसने एक फैमिली कोर्ट में कस्टडी का केस डाल दिया। अब फैमिली कोर्ट ने जब जो भी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सब कुछ आया, फैमिली कोर्ट ने मदर को रिलीफ नहीं दिया कि आपको कस्टडी नहीं मिलेगी। इस ऑर्डर के अगेंस्ट वो गुजरात हाई कोर्ट पहुंची।
अब गुजरात हाई कोर्ट ने पूरी रिपोर्ट्स मंगवाई, सब देखा, जो हमें मतलब कोर्ट्स कैसे डिसाइड करते हैं, बिल्कुल, सारा देख के बच्चे से प्रूफ। बात की, तो देखा कि जब बच्चे से बात की तो बच्चा बच्चे, कितने साल का हो गया? बच्चा तब तक हो गया था कोई 4 साल के आसपास हो गया था, जब तक केस हम्म। नीचे से डिसाइड हुआ और गुजरात हाई हम्म। कोर्ट पहुंचा। तो जब बच्चे से बात की तो देखा कि बच्चे की तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग थी फादर के साथ, ऑब्वियसली। बड़ा खुश था। और फिर उसके स्कूल से रिपोर्ट्स मंगाई तो पता चला कि फादर मतलब बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट्स थी। कोर्ट ने ये भी देखा कि फादर उसकी हर नीड्स और केयर पूरा केयर कर रहे थे, आई थिंक इससे भी ज़्यादा कि मदर क्या करती होगी। तो कोर्ट को लगा कि नहीं, इस केस में क्योंकि बच्चा फादर से इतना अटैच्ड है, खुश है, और वो पूरा का पूरा ध्यान रख रहे हैं, कोई फाइनेंशियल भी ऐसी कोई इशू नहीं है कि वो बच्चे का केयर नहीं कर पा रहे। तो गुजरात हाई कोर्ट ने भी माइनर के केस में कस्टडी फादर को ही दी, मदर को रिलीफ नहीं दिया। अब अभी आगे सुनिए आप, इसके बाद क्या हुआ कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में, मदर ने फिर इसको चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट Oh तक my गई, God. और ये बिल्कुल रीसेंट लास्ट मंथ का ही ऑर्डर है। और जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये सारी रिपोर्ट्स देखे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, इसमें रिलीफ मदर को नहीं मिलेगा। 16 महीने के बच्चे को आप तब छोड़ के चले गए, तब तो आपने बड़ा कॉन्शियस डिसीजन लिया, आपने सोचा भी नहीं कि मैं क्यों छोड़ के जा रही हूँ, और आज आप आकर उनकी कस्टडी क्लेम कर रहे हैं, तब उस टाइम मदर की फीलिंग्स कहाँ गई। तो इसलिए कोर्ट जो देखती है ना, एक तो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, एक बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज ऑल्सो, कि किस तरह बच्चे की कस्टडी डिसाइड करते हुए, और कोर्ट ये भी देखती है कि भाई फाइनेंशियल, उसकी हेल्थ, एजुकेशन कहाँ पर बेटर वे में उसको मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर बच्चा बड़ा हो तो उससे पूछ लिया जाता है भी तुम किसके पास रहना चाहते हो, बच्चे का इंटरेस्ट देखने के बाद। तो यहाँ बच्चा बहुत छोटा था, फिर जब सारा देखा कि बच्चा अपने फादर के साथ इतना खुश है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कस्टडी फादर को दी, मदर को नहीं दी। और जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये केस डिसाइड हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दी कि इस स्टेज तक आते आते बच्चा कुछ महीनों में ही 5 साल का हो जाएगा। तो इसलिए वो जो 5 साल की बिलो 5 इयर्स का वो क्लेम कर रही थी, तब भी रिलीफ नहीं दिया। तो ये एक बहुत ही अच्छा केस जो सुप्रीम कोर्ट में इसमें फादर की एक्चुअली यस बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे एक आपको अच्छी बात और बताऊं कि बाई चांस ऐसा हुआ कि मेरे पास ये वाली जब वीडियो रिलीज़ हो गई, उसके कुछ टाइम बाद जब इस सुप्रीम कोर्ट से केस डिसाइड हो गया, तो उस फादर ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट किया, मेरी उस वीडियो को टैग करते हुए। मेरी वीडियो उन्होंने देखी, उन्होंने कहा कि मैम इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड करते मैं ही फादर हूँ। मैंने इस पॉइंट पर भी एक शॉर्ट रील बनाई हुई है। तो और फिर उन्होंने मुझसे वीडियो भी शेयर की, मुझे दिखाया कि मैं कैसे बच्चे के साथ कैसे कह रहे हैं। लिटरली मैं बहुत इमोशनल हो गई थी उसको देखने के बाद। और एक और बात कि वो मेरे ख्याल से कोई बहुत ही, फादर की उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, 24-25 साल का लग रहा था। उसने ये भी बताया कि उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई है। तो आप देखिए, अकेला सिंगल फादर बच्चे के लिए कितना डेडिकेटेड था। तो कोच ये सब कुछ देखती हैं, सिर्फ ये नहीं है कि कानून हमारा क्या कह रहा है, और सेकंड मैरिज भी नहीं की उन्होंने, नहीं, सिर्फ पूरा डेडिकेशन बच्चे की तरफ। मतलब उनके पेरेंट्स भी नहीं है कि पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे को पालने में। 16 महीने के बच्चे के लिए तो कितना आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जो जनरली क्या होता है कि जब हम लोग मदर्स बनते तो हम लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हमारा बच्चा हुआ है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके फादर ने बिल्कुल की। तो इसलिए ये नहीं है कि मदर्स के राइट्स सुपीरियर हैं, हर केस के अपने अलग फैक्ट्स, अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। जी मैम, जब कोई रिलेशन बहुत टॉक्सिक हो जाता है या एब्यूसिव हो जाता है तो कई बार क्या होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता, कि हमें जानकारी ही नहीं होती है कि हमारे क्या राइट्स हैं, या हमें कैसे अब अप्रोच करना चाहिए, या किसको अप्रोच करना चाहिए, करना चाहिए। जी हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो जाते हैं। अगर किसी वुमेन का, मतलब अगर किसी लेडी का अगर मेंटल या फिजिकल हरासमेंट हो रहा है और वो पुलिस में जाकर कंप्लेन करती है बहुत हिम्मत जुटाकर, पर पुलिस वहाँ पे एफआईआर लिखने से मना कर देती है, तो फिर उस टाइम पे उनको क्या करना चाहिए? देखो, ये भी ना लीगल अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये लोगों की डेली डे टू डे प्रॉब्लम से रिलेट कर रहा है। जी। होता क्या है कि इन केसेस में ना हर डिस्ट्रिक्ट में क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल बनाई गई है। तो जितने भी मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस हैं, अगर उसको लड़की को मार पीट के या परेशान करके घर से निकाल दिया और वो पुलिस स्टेशन जाती है, तो इन केसेस में सीधा पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती।
ये कुछ गाइडलाइंस हैं। तो ऐसा नहीं कि पुलिस गलत काम कर रही है, तो पुलिस उस केस को या तो CAW सेल में भेज देगी जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल है, या फिर उस लड़की को कह दिया जाएगा कि आप इस कंप्लेंट को CAW सेल लेकर जाइए। तो उस टाइम ऐसी सिचुएशन में लड़की को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कंप्लेंट पहले क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में हैंडल होगी। और उनका काम ये होता है कि जैसे ही कंप्लेंट गई वो हस्बैंड के पास एक नोटिस भेजेंगे, हस्बैंड को बुलाएंगे और कोशिश करेंगे कि उन दोनों के बीच में सुलह हो सेटलमेंट जाए। कराने की। हाँ, तो वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया हुआ है, हमारे कानून में ये है, ऐसी गाइडलाइंस हैं कि कई बार क्या होता है, गुस्से में आके आपने सीधा हस्बैंड के अगेंस्ट FIR करा दी, आपकी इतने साल की अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है और उस FIR होने के कारण हस्बैंड को इतना गुस्सा आया कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। तो मैम इसका क्या मतलब कहने का मतलब ये है कि पुलिस के पास जाने से पहले उनको CAW मतलब क्राइम नहीं, अगेंस्ट वुमेन सेल नहीं, में जाना है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब लोगों को पता नहीं होता। जी। मैं कह रही हूँ, आपका सवाल था कि अगर वो पुलिस स्टेशन जाती है और और पुलिस उनका वाले FIR FIR नहीं करते, जी। तो मैं कह रही हूँ कि वो एक्चुअली पुलिस वाले इस केस में FIR नहीं करेंगे। ये एक महिला को पता होना चाहिए कि उसका केस CAW सेल जाएगा, तो उसको या तो रेफ़र कर देंगे या उसको समझा देंगे आप वहाँ जाओ। तो वहाँ पर CAW सेल में कोशिश की जाती है, और अगर सेटलमेंट नहीं हो रहा तो फिर उसके कंप्लेंट पे पूरी रिपोर्ट बना के फिर वापस उस कंसर्न पुलिस स्टेशन में भेज के फिर उसके बाद FIR होती है। तो एक बीच में एज अ मीडिएशन सेल बनाया गया है। तो मतलब कि इन केसेस में इसका भी देखिए ना लॉजिक क्या है कि एकदम कई बार गुस्से में आकर के आप बड़ा हेस्टी स्टेप ले लेते हो, जाके FIR करा देते हो। FIR होने के बाद तो हस्बैंड को नॉर्मल एकदम नहीं हो गुस्सा आ गया, सकती हैं। जो उनके आपस में कुछ भी पॉसिबिलिटी थी एक साथ रहने की, वो भी ख़त्म हो गई। कई बार इतना ईगो इशू आ जाता है कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगा, इसने मेरे खिलाफ FIR कराई है। तो इसलिए इन केसेस में मैट्रिमोनियल लाइफ को सेव करने के लिए क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल्स बनाई गई हैं। जी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूँगी कि कई फैमिलीज़ में ऐसा है कि लड़की के साथ रियली ऐसे जेन्युइन केसेस हैं कि उसको बहुत मार पीट के निकाल दिया, उसके शरीर पे काफ़ी चोट है, खून निकल रहा है। अब वो पुलिस नॉट स्टेशन गई, नेसेसरीली बाय हस्बैंड, बाय फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स, यस यस। इसमें जो हम ऑफेंस है वो हस्बैंड और द फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव्स। तो अगर उसकी खून निकल रहा है और वो वहाँ चली जाती है पुलिस स्टेशन में, इस केस को पुलिस CAW सेल नहीं भेजेगी। इस केस में क्योंकि वो मेडिकल एविडेंस ख़त्म हो जाएगा, सबसे पहले हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, उसका मेडिकल कराएंगे और इस केस में पुलिस FIR रजिस्टर करेगी। क्योंकि ये क्राइम, क्रिमिनल काइंड ऑफ यस, क्योंकि CAW सेल के पास वो इन्वेस्टिगेशन और मेडिकल कराना उन सब चीज़ों की अथॉरिटी नहीं है। कोई अथॉरिटी नहीं है, वो नहीं करा सकते। तो ये बस इस तरह मैं केस को डिफरेंशिएट करूँगी। जी। और मैम अगर किसी हस्बैंड को पुलिस या क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जैसे आपने CAW सेल बताया, यहाँ से कोई नोटिस आता है, तो तब हस्बैंड क्या स्टेप करना लें? चाहिए? देखिए, उसमें क्या होता है कि अगर तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल से नोटिस आया, तो मैं हमेशा सभी को ये सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ उस नोटिस को इग्नोर मत करो। आप जाओ, क्योंकि आपकी वाइफ ने वहाँ पे कंप्लेंट की है, आपको बुलाया जा रहा है। सबसे पहले तो सब लोगों को क्लियर हो जाए कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि हस्बैंड को अरेस्ट कर ले। अच्छा। तो इसलिए किसी वकील को भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। उस स्टेज पे नहीं तो लोग एकदम घबरा जाते हैं वकीलों के पास नोटिस आते आप जाइए, आप अटेंड कीजिए इंक्वायरी प्रोसीडिंग। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि वो मीडिएशन सेल है, तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां आप अपने बैठ के अपनी वाइफ के साथ बात कर रहे हो भी क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं। और वहाँ पर मीडिएशन सेल्स भी बनी हुई हैं, मीडिएटर्स भी होते हैं, तो केसेस मीडिएटर के थ्रू भी सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए आप जाएं, इंक्वायरी प्रोसीडिंग अटेंड करें, आप अपना पक्ष रखो, आपकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होगी। लेकिन जब FIR हो जाती है पुलिस स्टेशन, मैंने आपको बताया ना CAW सेल से रेकमेंड होकर के, तब और FIR अगर मैं आपको, क्योंकि आप नॉन लीगल पर्सन हैं, अगर मैं आपको समझा पा रही हूँ, आप समझिए, तो मेरे ख्याल से मैं अपने सारे ऑडियंस को भी समझा पा रही हूँ, और मेरे वही एफर्ट्स हैं। बहुत क्लियर है मैम। तो अगर CAW सेल से आने के बाद अगर वो पुलिस स्टेशन में आ गई और FIR रजिस्टर हो गई, अब FIR रजिस्ट्रेशन के बाद तो पुलिस के पास अरेस्ट करने की सब पावर होती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ऐसी गाइडलाइंस आ गई हैं कि इन केसेस में जैसे ही, क्योंकि ये ना केसेस में जो पनिशमेंट है वो 7 साल से कम है, 7 ईयर से कम, तो ऐसे सारे केसेस में पुलिस को इमीडिएटली अरेस्ट करने की पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। अच्छा। क्योंकि एक तो देखिए फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, दे आर नॉट हार्डकोर क्रिमिनल्स, अभी पता भी नहीं है सच्चा केस है झूठा केस है, और उनको उठाकर एज क्रिमिनल्स आप जेल में डाल दें। तो उन केसेस में भी इवन FIR रजिस्टर होने के बाद भी हस्बैंड या फैमिली मेम्बर्स को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
पुलिस स्टेशन से अगर कोई नोटिस आता है तो वो नोटिस आएगा कि आप आइए और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। लेकिन यहाँ पर बस मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास पुलिस स्टेशन से नोटिस आया है तो आप किसी भी एक्सपर्ट क्रिमिनल लॉयर को हायर कर लें, अच्छा, उनसे अपना केस डिस्कस कर लें। फिर उसके बाद जैसे वो आपको सजेस्ट करते हैं आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, और अगर आपके खिलाफ बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाई गई हैं तो फिर आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करें। अच्छा, वो आपको क्रिमिनल लॉयर जो है वो आपको अच्छे से समझाएंगे। बिल्कुल। तो CAW से अगर कोई नोटिस आता है तो घबराने की कोई बिल्कुल ज़रूरत घबराने नहीं है, बिल्कुल और मैंने लॉयर बताया भी हायर करने की नहीं, ज़रूरत क्योंकि नहीं, पर लॉयर को वहाँ पर जाने ही नहीं देंगे, वो सिर्फ हस्बैंड को सुनेंगे और हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स को अगर बुलाया है तो उनको सुनेंगे। वो रिकंसाइलेशन जी, काइंड ऑफ होती जी है। जी मैम, जैसे आपने बोला कि अगर तो कुछ फिजिकल असॉल्ट हुआ है हाँ जी। लेडी पे तो पुलिस रजिस्टर करेगी। मतलब फिजिकल कुछ असॉल्ट हो वही ऑफेंस माना जाता है, या इमोशनली भी अगर आप मतलब क्रुएल्टी जो होती है उसको भी कंसिडर किया जाता है लॉ में? नहीं नहीं, सिर्फ फिजिकल असॉल्ट नहीं माना था, सिर्फ अगर मेंटल क्रुएलिटी भी है, जैसे लड़की को हस्बैंड या फिर उसके इन लॉज उसे टॉन्ट्स कर रहे हैं, उसे बहुत ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर थ्रेटन कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं उसे, अगर ऐसा भी है और लड़की बहुत मेंटल डिप्रेशन में है तो भी केस बनता है। ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल असॉल्ट होगा तो ही केस बनेगा। तो एक तो हमारा केस जो हमारा पहले शायद आई एम श्योर, आई डोंट नो, आपने कभी सुना है 498 AIPC का, लोग सब लोग फैमिली वाले जानते हैं, क्योंकि हमारा पहला जो पुराना कानून था इंडियन पीनल कोड, तो उसमें ये सेक्शन होता था 498 AIPC। अब हमारा कानून चेंज हो गया है, अब हमारा उसकी जगह आ गया है भारतीय न्याय संहिता। तो उसमें एक अच्छा। डिफरेंट सेक्शन है बट कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है। तो एक तो ये क्रिमिनल ऑफेंस हुआ जिसमें लड़की जाकर, चाहे मेंटल क्रुएलिटी है, अच्छा, केस CAW सेल के ये भी थ्रू बनकर, क्रिमिनल ऑफेंस है? हाँ जी हाँ जी, मेंटल क्रुएलिटी वाला, Mental इधर cruelty भी। फिजिकल क्रुएलिटी, क्योंकि जो सेक्शन डिफाइन करता है दैट टॉक्स अबाउट द क्रुएलिटी बाय द हस्बैंड और द रिलेटिव्स, इट डज नॉट टॉक अबाउट ओनली फिजिकल क्रुएलिटी। फिर उसके बाद एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का भी है, उसमें कुछ सिविल रेमेडीज़ मिलती हैं, कुछ क्वाज़ी क्रिमिनल और क्वाज़ी सिविल टाइप की प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही इमोशनल वर्बल अब्यूज़ है या कुछ इकोनॉमिकल अब्यूज़ है या उसको सिर्फ मेंटल अब्यूज़ भी है और कोई फिज़िकल असॉल्ट नहीं है, तो वो कोर्ट में जा कर के लड़की कंप्लेंट कर सकती है। तो उसके लिए उसको एक लॉयर की ज़रूरत होगी और वो वहाँ जा कर के कोर्ट में कंप्लेंट डालेगी। जो मैंने पहला वाला बताया वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट होगी। अच्छा। तो दोनों अलग हैं, एक DV एक्ट है और एक भारतीय न्याय संहिता के ऑफेंसेस हैं। तो वो लेडी तब अगर उनको कोई टॉन्टिंग वे में, या आपने बोला इग्नोर भी कर रहे हैं या टॉन्ट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसको उसको फील हो रहा है कि मतलब जी मेरे ऊपर क्रुएल्टी की जा रही है। या मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करूँगी, ये नहीं होता कि देखिए सबकी अपनी अलग अलग नेचर होती है, कोई जी। सेंसिटिव नेचर का होता है, जी। ये नहीं कि एक आध बार किसी ने एक आध टॉन्ट कर दी तो आप उसको लेकर ही जाकर केसेस करने बार बार रिपीटेडली अगर रिपीटेड टॉन्ट्स और सेम टॉन्ट चल रहा है एग्जैक्टली रिपीटेडली, इतना ज़्यादा कि उसको मेंटली बहुत ही इम्पैक्ट कर रहा है लड़की को, और वो बहुत डिप्रेशन में जा रही है, तो बहुत ही मुश्किल है उसके लिए। मतलब उसे लगता है, कई लड़कियां तो वहाँ पर ऐसा सोचती हैं कि मेरे को इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब मैं सुसाइड कर लूँ। माय गॉड। ठीक है, वो मतलब दीज थिंग्स रियली लीड टू सुसाइड। तो उन केसेस में अगर ऐसा रिपीटेडली हो रहा है तो ये एक ऑफेंस है। कोई ऐसा केस आया है मैम आपके कभी? मेरे पास जी मैं बताती हूँ, जो एक्चुअली क्रुएलिटी का केस है ना, आपने बहुत सुना हो कि दहेज के लिए मांग करते थे और पूरी फैमिली को के खिलाफ केस कर दिया, मतलब लड़की जाके बोलती है। तो लोगों को ना ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, उनको बहुत मिसकॉन्सेप्शन है। लोग ये सोचते हैं कि ये वाला जो केस बनता है, अगर डाउरी डिमांड के लिए किसी को परेशान किया गया है तो ये केस बनेगा, मतलब नहीं तो अगर डाउरी डिमांड नहीं है तो केस नहीं बनेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मेरे पास एक पेरेंट्स आए, हाईली एजुकेटेड डॉटर, कुछ शादी हुई 3 महीने से वो उनके पास थी, तो उन्होंने आके मुझसे शेयर किया कि ऐसे ऐसे बेटी उसको, मतलब उनके उस लड़की के साथ क्या होता था कि जैसे फैमिली मेम्बर सारे बाहर घूमने चले गए, उसको नहीं ले जाते थे, उसको एकदम आइसोलेशन में रख दिया, छोटी छोटी बात पे उसे इग्नोर करना, छोटी छोटी बात पे टॉन्ट करना, बहुत ह्यूमिलिएट किया। लड़की इतनी परेशान हो गई कि ससुराल छोड़ करके आ गई। ठीक है, रहना बहुत मुश्किल है ऐसे एनवायरनमेंट में। बिल्कुल। तो जब आ गई तो उसके माँ बाप का कंसर्न ये था कि मेरी बेटी, जब उन्होंने मुझसे शेयर किया तो मैंने कहा आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, आप जाइए। कहते मैं हमारी बेटी कंप्लेंट नहीं डालना चाहती, क्योंकि जब हम गए कंप्लेंट के लिए, किसी से सजेशन लिया, तो उन्होंने कहा कि इसके साथ
उस केस में कोई डाउरी नहीं मांगी गई थी, ससुराल वालों ने कोई दहेज की मांग नहीं की थी। तो कहते उसे कहा गया कि तुम अगर दहेज की एलिगेशंस भी साथ में ऐड करोगी तो हम जा कर के इसमें केस रजिस्टर कराएंगे। तो मैंने कहा ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कहते इसलिए, और मेरी बेटी जो है ना झूठी एलिगेशंस नहीं लगाना चाहती, इसलिए कोई कंप्लेंट नहीं कर रही। तो यहाँ पे अगर कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि फालतू में झूठी एलिगेशंस लगा कर के केस करना भी नहीं चाहिए। सच्चाई के साथ करवाना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं lawyers करवाना को। चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। और सच्चाई के साथ चलो, क्योंकि जो एलिगेशंस उसके पेरेंट्स ने बनाई वो मोर देन सफिशिएंट हैं उसका मेंटल क्वालिटी का केस स्टैब्लिश करने के लिए। बिल्कुल। तो उनको जो भी लीगल ऑप्शंस अवेलेबल थे मैंने उनको उसी हिसाब से गाइड किया। मैम ये भी हो सकता है कि लॉयर्स को लगता हो कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, पर अगर डाउरी भी डाल दोगे तो उन पे ज़्यादा कुछ होगा, तो मतलब पर नेहा ऐसा अगर कुछ करते भी है ना, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एक्चुअली 10 साल से भी ज़्यादा टाइम महिला कोर्ट में काम किया है। यही जी। केसेस मैंने हैंडल किए हैं और लड़कियों की साइड से ही मैं करती थी, बीइंग अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जी, तो जो झूठे केसेस होते हैं ना, वो केसेस कोर्ट में सक्सेसफुल नहीं रहते, सर्वाइव नहीं कर नहीं पाते सर्वाइव होंगे। करते। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। एक लड़की के साथ कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ, अगर कोई झूठा इंसिडेंट है तो जब उसका कोर्ट में वो उस इंसिडेंट को बता तो देगी, जब दूसरी साइड से वकील उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे तो क्योंकि उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं, तो वो फिर उन चीज़ों के उसमें फंस बहुत जाते हैं। क्लियरली कुछ नहीं बता पाएगी, तो वो एक्चुअली झूठ पकड़ा जाता है। इस तरह कोर्ट्स एक्चुअली जज भी कर पाती हैं कि केस सच्चा है झूठा है, पार्टीज का कंडक्ट देखने के बाद, पूरे एविडेंस के बाद। तो इसलिए मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ, मेरे पास जो भी आते हैं मैं कहती हूँ अपना एक पेन उठाइए, पेपर उठाइए, जो आपके साथ हो अपने हाथ से लिखिए। किसी वकील के पास ड्राफ्टिंग के लिए भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई मैट्रिमोनियल ऑफेंस हुआ है, अपने हाथ से लिख के कंप्लेंट दे आइए। मैम फॉल्स एलिगेशंस और मिसयूज ऑफ लॉज की तो बहुत डिबेट्स होती हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही कि झूठे केसेस नहीं हो रहे या फॉल्स एलिगेशंस नहीं आ रही, जी। लेकिन होता क्या है, मेरा ये भी एक्सपीरियंस है कि हम बिकॉज ऑफ द फॉल्स एलिगेशन, झूठे केसेस के कारण जो जेन्युइन केसेस हैं जिसमें एक्चुअली लोगों के साथ, लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, वो केसेस भी सफ़र करते हैं। क्योंकि सब लोगों की पब्लिक परसेप्शन ये बन जाता है कि हर आने वाला केस वैसा ही झूठा होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि जो फॉल्स एलिगेशंस वाले केसेस हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। जो झूठे केसेस करते हैं उनकी एक जी। अकाउंटेबिलिटी सेटअप की जानी चाहिए। बिल्कुल। और हमारे कानून में ऐसे प्रावधान हैं, कोर्ट्स उनके खिलाफ एक्शन भी लेती हैं। इवन मैंने भी कुछ ऐसे केसेस हैंडल किए हुए, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और जो जेन्युइन विक्टिम्स हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। जी। उनके केस मतलब हर केस में एक जनरल परसेप्शन लेके नहीं चलना बिल्कुल। चाहिए कि अगर कोई डाउरी हरासमेंट का या हरासमेंट का कोई केस आ गया तो ये झूठा ही केस है। अब हम फॉल्स एलिगेशंस का जो जजमेंट पास करते हैं, जो भी मतलब वो न्याय करते हैं, जो भी आपने बताया कि हमारे उसमें है, तो वो भी मतलब थोड़ा दिखना चाहिए मीडिया में, मुझे लगता है, ताकि कोई भी फॉल्स एलिगेशन करने से पहले 2 बार सोचे कि मतलब लाइक करने से हमें अगर हमारा गलत प्रूफ हो गया, मतलब जो कि हम गलत ही हैं, जी तो जी कोई ज़्यादा बिल्कुल ठीक मुश्किल कह भी रहे हैं। नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली मैं अभी पढ़ रही थी, एक किसी मीडिया में रिपोर्ट हुआ था, एक लड़की ने झूठा फॉल्स रेप केस कर दिया था किसी के अगेंस्ट। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आप जा सकते हैं तो देख सकते हैं मेरे जी। चैनल पर। तो उसमें उसने झूठा केस सिर्फ पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए। तो कोर्ट में जब ये केस आया, कोर्ट ने एविडेंस देखा तो पता चला कि ये झूठा केस है और पैसा लेने के लिए अक्यूज्ड को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया है। तो कोर्ट ने उस लड़की के खिलाफ तो क्रिमिनल एक्शन ले लिया, उसके क्रिमिनल केस रजिस्टर करा दिया और अक्यूज्ड को छोड़ दिया। तो ऐसे हैं बहुत सारे। बट हाँ, मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अगर ऐसे कहीं भी केसेस डिसाइड होते हैं तो इसको बहुत वाइडर पब्लिसिटी मिलनी चाहिए, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, जिससे लोगों को पता चले और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनको एटलीस्ट समझ आए कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ भी करने से केसेस पहले बने। अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। जी मैम, अगर किसी एक्यूज के पास वकील को देने के लिए पैसे ही ना हो तो वो कैसे डिफेंड करे खुद बहुत ही को? अच्छा क्वेश्चन है आपका नेहा। इसमें क्या है कि हर एक्यूज्ड का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसे लीगल एड मिले, लॉयर उसे मिले जी। रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये उसका फंडामेंटल राइट है। 39A कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 39A है। तो अगर वो तो हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, हर अच्छा। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बने हुए हैं, वो वहाँ जा सकता है, वहाँ जा कर के अप्लाई करे
और कोर्ट के तरफ आई एम सॉरी सरकार की तरफ से उसे एक फ्री का कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड लॉयर मिलेगा, जिसे उसे पैसा देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सरकार उसे पैसा देती है। अच्छा। तो ये हमारे प्रोविजंस हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है और एक नालसा, जिसे हम नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कहते हैं। जी। यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूंगी कि बहुत सारी महिलाओं की ये प्रॉब्लम है होगी जिन्हें लगता है कि मैं कैसे वकील करूं, अगर उसे घर से निकाल दिया, पैसा नहीं है, या सेक्सुअल असॉल्ट की भी अगर विक्टिम है और बहुत गरीब है। कोई भी महिला, चाहे उसके पास कितना भी पैसा है, चाहे वो अर्निंग है जी, शी इज़ एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड, चाहे वो हाउसवाइफ है। तो महिला के लिए वो नहीं है, लेकिन जो अगर मेल पर्सन है तो उसके लिए आप देखेंगे, अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप में फॉल नहीं कर रहा, उससे नीचे कर रहा है, तो वो DLSA से जा करके अपने लिए लॉयर ले सकते हैं। बट महिला इज एंटाइटल्ड फॉर एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड फॉर फ्री लीगल एड। जी। मैम एक क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ लीग जा रहा है, पर फिर भी मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे डिवोर्स का केस आता है और चाइल्ड कस्टडी का केस आता है जब जी, तो फाइनेंशियल स्टेटस भी देखा जाता है बोथ द पेरेंट्स जी। अगर और डिवोर्स केसेस में भी फॉर दैट मैटर कि अगर लेडी वर्किंग है तो वो कितना पैसा मतलब डिमांड कर सकती है हस्बैंड से इफ शी इज वर्किंग, लाइक शी इज वेल एजुकेटेड एंड वर्किंग? देखो इस पे ना बहुत सारे हाई कोर्ट्स की बहुत ही डिफरेंट रूलिंग्स है, काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है ये। डिबेटेबल है, और ऐसा नहीं है कि अगर वर्किंग वाइफ है तो ये मतलब नहीं है कि वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। तो इसके ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है। उसका देखा जाता है कि शादी के वक्त उसका क्या लिविंग स्टैंडर्ड था ड्यूरिंग मैरिज, जो हस्बैंड के साथ रही थी, हस्बैंड की इनकम कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, अगर उसके साथ कोई बच्चा रह रहा है तो बच्चे की मतलब अगर वर्किंग भी है तो बच्चे की मेंटेनेंस के लिए सिर्फ वो देगी या फादर से मिलेगी, तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हाँ जी, तो इस पर और डिफरेंट हाई कोर्ट की रूलिंग, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर कोई वर्किंग वाइफ है तो आप ये कहें कि उसको मेंटेनेंस एलिमनी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसे कोर्ट देखती है। जी मैम, अगर आप सोसाइटी की कोई एक सोच बदलना चाहें तो वो किस इशू पे होगी? देखिए मैं ये कहूँगी कि विक्टिम जो बहुत जेन्युइन केसेस होते हैं, जब वो सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, लोग ना एक्चुअली क्या करते हैं, आजकल मैं देख रही हूँ कि विक्टिम को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक इस मेंटेलिटी को हटाना चाहिए। उनका मेन फोकस आ जाता है कि विक्टिम ने क्या पहना था, विक्टिम ने क्या किया, उसने क्या कहा, हाँ उसकी क्या गलती थी, उस पे फोकस ना करके अगर हम ये देखें कि एक्यूज ने क्या गलती की, उसको कैसे पनिशमेंट मिले, उसकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आजकल ये मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। दूसरा एक मैं यहाँ थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगी कि आजकल मैं समझती हूँ कि हर फैमिली में जैसे हम बेटियों को एजुकेट करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि रिस्पेक्ट के बारे में, उनकी सेफ्टी के बारे में, या फैमिली वैल्यूज़ देते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर हर फैमिली बेटों एडजस्टमेंट के बारे में यही एजुकेशन अगर शुरू से ही हर फैमिली बेटों को भी देना शुरू कर दे तो आई थिंक जैसे डिग्निटी, रिस्पेक्ट करो वुमेन की, एम्पैथी और फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं, फैमिली रिलेशनशिप की क्या बॉन्डिंग होती है, उसकी कैसे रिस्पेक्ट करनी है, अगर शुरू से ही बच्चों को, बेटों को भी देना शुरू कर दें तो ये सोशल प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। और जो बेस्ट एज है ना, जो मैं समझती हूँ वो टीन एज है, उस पर बच्चों के माइंड पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर उसी स्टेज से हम बच्चों को समझाना शुरू कर दें तो आई थिंक ये इश्यूज थोड़ा कम हो जाएंगे। और बच्चे तो वैसे भी ऑब्जर्व करके सीखते हैं, अगर फादर्स अपनी मदर्स की रिस्पेक्ट करते हुए बच्चे देखेंगे तो बच्चे डेफिनेटली करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हर फैमिली अगर ये करना स्टार्ट कर देना तो बहुत अपने अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। जी मैम, पेरेंट्स, कपल्स, यंग अडल्ट्स, इन सब के लिए आपका कोई एक मैसेज? आई थिंक ओपन कम्युनिकेशन, आपस में एक दूसरे के साथ इतना कम्युनिकेशन गैप मत रखो कि छोटे छोटे इश्यूज जो है ना आपके इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि आप लोग लीगल ट्रबल में पहुंच जाएं। अमेजिंग। बिल्कुल, अगर छोटी सी बातें वहीं सॉल्व कर लो, मेरे ख्याल से मेरा तो यही मैसेज है। ओपन कम्युनिकेशन, परफेक्ट, राइट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड शेयरिंग योर विजडम। आई थिंक
सारे जितने भी लिसनर्स आज आप सुना होगा उनका काफ़ी लीगल अवेयरनेस तो हुआ ही होगा, और जो भी छोटी छोटी बातें आपने बताई हैं इमोशनल कनेक्ट को लेकर और ओपन कम्युनिकेशन को लेके, आई होप सब ये बात सुने और समझें और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। जी, थैंक यू नेहा। और मैं समझती हूँ कि आपने जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और लोगों थैंक की यू सो मच। डेली हाँ प्रॉब्लम से रिलेटेड थे। जी और आपके इस पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से आई थिंक हमारी जो ये डिस्कशन रहा है ये जी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल रहा होगा। आई होप सो और मैम, थैंक यू आई सो होप मच, और सो। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ऑल द थैंक यू, बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, कानून सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। कानून का असली मकसद है लोगों को सुरक्षा देना, उनकी आवाज़ को सुनना और उन्हें डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार दिलाना। आज की कॉन्वर्जेशन से अगर एक भी पेरेंट, एक भी कपल और एक भी टीचर या यंग अडल्ट को सही जानकारी और हिम्मत मिलती है, तो हम समझेंगे कि इस एपिसोड का मकसद पूरा हुआ। अगर आपको ये एपिसोड मीनिंगफुल लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही प्रिवेंशन की पहली सीढ़ी है। मैं हूं नेहा शर्मा और आप देख रहे थे पॉडकास्ट वाइब विद नेहा। मिलते हैं एक और इंस्पायरिंग कॉन्वर्जेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे कंपैशनेट एंड कीप क्रिएटिंग पॉजिटिव वाइब्स। थैंक यू।